स्मिता चंद जी के आने से मान लीजिए एक पहली बात तो महिला नेत्री हमारे लिए सबसे प्रथम महिला चिल्लू पार के लिए और उनके आने से भी प्रभाव काफ़ी हुआ है क्योंकि बीएसपी इस समय अच्छा प्रदर्शन कर रही है और लगातार दोनों और नेता लगे हुए हैं। जैसे स्पष्ट रूप से बताऊं तो वर्तमान विधायक राजेश त्रिपाठी जी भी लगे हुए हैं अपने स्तर, विनय शंकर तिवारी जी वो भी लगे हुए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि त्रिकोणीय मुकाबला है। पूजा शुक्ला जी का नाम आ रहा है, मैं शंकर शुक्ला जी का नाम आ रहा है, जो बड़े कद्दावर नेता रहे हैं भाजपा के। साथ ही स्मिता चंद दूसरी तरफ गई हैं। तो क्या लग रहा है भाजपा में फूट के कारण राजेश त्रिपाठी को नुकसान हो सकता है? चिल्लू पार की जनता किसे चुन रही है ये जानने के लिए हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आम आदमी से बातचीत करते करते उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश रहेगी जो चिल्लू पार की राजनीति को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, टटोलते हैं और उसमें से कौन जीतेगा इसकी भविष्यवाणी भी कर देते हैं कभी कभी। तो आज युवाओं से बातचीत हो रही है और इसी क्रम में हम पटना चौराहे के पास थे। कई ऐसी दुकानें थी जहाँ पे हम विजिट भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कोशिश यही है कि 2027 के चुनाव से आने से पहले इस समय चिल्लू पार का मूड क्या है, क्या स्मिता चंद के आने से चिल्लू पार की राजनीति में वाकई में खलबली मची है। तीसरा सवाल है राजेश त्रिपाठी और विनय शंकर तिवारी पर कितना दबाव है इस चुनाव में, बातचीत होगी। नमस्ते, हमारे साथ बात करने के लिए सुयस पांडे सर हैं। थोड़े बहुत बहुत स्वागत सर आपका न्यूज़ दस्तक पे। चिल्लू पार की राजनीति को किस समय समझ रहे हैं, किस तरीके से चिल्लू पार में अभी राजनीति चल रही है, आपसे अच्छा कौन जानेगा। आप युवा हैं तो समझते हैं धड़कन को, तो जरा बताइए। देखिए सर, सबसे पहले तो न्यूज़ दस्तक देख रहे तमाम सारे दर्शकों को मैं सर्वप्रथम सुयस पांडे शुभम प्रणाम करता हूँ। और आपका सवाल जैसा कि है कि चिल्लू पार की राजनीति में भी कौन हावी है, आपका सवाल मुख्यतः ये हो। और मैं जहाँ तक बताना चाहूँगा कि देखिए त्रिकोणीय समीकरण है और बिल्कुल राजनीति कुछ स्तर पे जातिगत भी हो चुकी है और कुछ स्तर पे पार्टी वाइज लोग जो है डिवाइड हो रहे हैं। कैसे, मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ, आपने त्रिकोणीय मुकाबला कहा, क्या ये पहले भी था या अचानक ये सब चीजें हम नहीं, जैसे हम तो यही कहेंगे कि स्मिता चंद जी के आने से मान लीजिए एक पहली बात तो महिला नेत्री हमारे लिए सबसे प्रथम महिला नेत्री हमारे ख्याल से है हमारे चिल्लू पार के लिए और उनके आने से भी प्रभाव काफ़ी हुआ है क्योंकि बीएसपी इस समय अच्छा प्रदर्शन कर रही है और लगातार दोनों और नेता लगे हुए हैं। जैसे स्पष्ट रूप से बताऊं तो वर्तमान विधायक राजेश त्रिपाठी जी भी लगे हुए हैं अपने स्तर पे और कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों के प्रिय जनप्रिय नेता हैं विनय शंकर तिवारी जी वो भी लगे हुए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि त्रिकोणीय मुकाबला है, किसी एक को नहीं कह सकते हैं। और कौन किस पे हावी है, जैसे मेरा तो एक तरफा ये है कि मैं इस समय विनय शंकर तिवारी की तरफ से हूँ स्पष्ट रूप से। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए क्योंकि मेरे अलावा भी चिल्लू पार में बहुत सारे वोटर हैं और सबका मानसिकता बता पाना ये भी किसी के बस का नहीं है। लेकिन एक तरफा मैं बताऊं कि बसपा भी कमाल कर सकती है और मेरे हिसाब से अभी लड़ाई जो है दो तरफा है। मान लीजिए विनय शंकर बनाम स्मिता चंद का इसमें चल रहा है। जी जी जी। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी में इसमें फूट पड़ी है, खासकर अभी पूजा शुक्ला जी का नाम आ रहा है, मैं शंकर शुक्ला जी का नाम आ रहा है, जो बड़े कद्दावर नेता रहे हैं भाजपा के। साथ ही स्मिता चंद दूसरी तरफ गई हैं। तो क्या लग रहा है भाजपा में फूट के कारण राजेश त्रिपाठी को नुकसान हो सकता है? देखिए सर, मैं तो ये कहूँगा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अपना एक चेहरा जो है वैकल्पिक चेहरा बहुत सही समय है कि अपना चेहरा स्पष्ट कर देना। अच्छा। कि वो किसको उतारना चाह रहे हैं। बाकी माया शंकर शुक्ला खैर राष्ट्रीय पहलवान है और पहलवानों के लिए तो हर एक अखाड़ा जो है मजबूती होता है। अच्छा। वो भी बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। अशुभा शुक्ला क्या? अशुभा शुक्ला राजनीति में लंबी पकड़ है, काफी लंबे समय से गोरखपुर जनपद में काम कर रहे हैं। उनकी फोटो भी मैंने देखी है योगी जी के साथ, यहाँ पोस्टर भी लगाया गया है। जी, बहुत मजबूत परिवार से आते हैं। संदेश क्या देना चाहते थे भैया, मतलब योगी जी से ये? नहीं, संदेश का मतलब ये है कि वो भी बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारी भी पकड़ उस स्तर पे है जिस स्तर पे एक विधायक और एक आम जनता की हो सकती है अपने मुखिया के तौर पे। जी बिल्कुल, उनका पकड़ स्पष्ट है और वो बहुत पुराने नेता हैं। उनके चाचा जी आदरणीय खैर राज्यपाल हैं इस समय के, नाम लेना उचित नहीं होगा, बहुत बड़े हैं। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे अब तो भाजपा में दावेदारी भी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। कुछ नए चेहरे भी हमको लग रहा है कि कोई श्रीवास्तव जी हैं, महिला हैं, वो शायद कहीं से जिला पंचायत हैं, वो भी शायद दावेदारी ठोक रही हैं भाजपा से। जी जी, संगीता श्रीवास्तव करके कोई है, ऐसे ही मैं सोशल मीडिया पे देखता चुकी रहता हूँ। बाकी जैसे राजेश त्रिपाठी वर्तमान विधायक हैं और उनका कार्यशैली लोगों को पता ही है। जैसे सामने ही सड़क है, आप जान ही रहे हैं इसके बारे में, राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा हुआ स्टेट हाईवे है, काम आप देख ही रहे हैं कि 5 साल में उन्होंने कितना अच्छा कराया है। तो अगर हमने जब सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि अब तो हम सड़क बनवा रहे हैं। देखिए सर, मैं आपको साफ बात कहूँगा, कोई ग्वाला अपनी दही खट्टी नहीं कहता है। कोई नहीं कहेगा कि मेरा जो मैं दुकानदार हूँ, मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूँ, व्यवसाय कर रहा हूँ तो मेरा सामान खराब है, वो भी नहीं कहेंगे। और वो ऊपर तक अपनी बात ये भी नहीं पहुँचाना चाहेंगे। हो सकता है कि आप स्पष्ट पत्रकार हैं, मैं आपको सबसे पहले तो बधाई देता हूँ कि आप लोगों की बातों को, आम जनमानस की बातों को इतने ऊँचे स्तर पर दिखाते हैं।
विधायक जी भी नहीं चाहेंगे कि कोई उनकी ऐसी कार्यप्रणाली के बारे में लोग जाने जो उनसे छूट गया हो, लेकिन मेरे जैसे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, स्पष्ट 100 काम ऐसे गिना सकता हूँ जो उन्होंने नहीं किया है। 10-20 कामों की तो पैरवी मैंने खुद की है, और 1-2 के तो गवाह आप खुद ही हैं कि वो आज तक नहीं हुआ है, 8 साल हो गए हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात है, हम जैसे लोग वोट क्यों देते हैं? हमको ना तो उनसे शौचालय चाहिए, ना आवास चाहिए, ना और क्या चाहिए, सड़क, बिजली और पानी, यही मुख्य समस्या है 3 हमारी, और इन तीनों व्यवस्थाओं में वो बिल्कुल तरीके से निष्क्रिय हैं। अच्छा। मैं ये कहता हूँ। जिस तरीके से चिल्लू पार की राजनीति में बात हो रही है, सपा में क्या लग रहा है? सपा का एक ही कैंडिडेट अभी है, या उसमें भी कहीं ऐसा ना हो कि जितेंद्र यादव आ जाए, फिर प्रमुख जी, विजय प्रमुख जी, या कोई और भी आ जाए? क्या लगता देखिए सर, सपा सपा शुरू में ही स्पष्ट कर चुकी है, मुझे जहाँ तक जानकारी है। बाकी जितेंद्र भैया से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, उनसे भी हमारी इस विषय पे 1-2 बार चर्चा हुई है। वो भी विधायकी के लिए लगे हुए नहीं हैं। अगर निश्चित तौर पे भविष्य पे वो लगे रहेंगे तो उसका भी एक अच्छा प्रभाव जाएगा। वो भी युवा हैं और बहुत संघर्षशील प्रत्याशी हैं। अभी वो फिलहाल जिला पंचायत के लिए लगे हुए हैं, हो सकता है उनकी सरकार बने तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, नहीं अभी कुछ? नहीं, अभी तक तो उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है अपना कि वो विधायकी लड़ना चाहेंगे। अगर लड़ना चाहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, स्वागत है, सबका संवैधानिक अधिकार है, कोई हम भी लड़े। लगातार आपसे बात कर रहे हैं, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो चिल्लू पार के लोगों की आवाज है, क्या चिल्लू पार के लोग सोच रहे हैं तमाम पार्टियों के बारे में। बिल्कुल सर। सपा की हमने कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया कि हो सकता है यहाँ पे एकदम सपा का कंफर्म चल रहा है कि विनय शंकर तिवारी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा का हमने पूछ लिया कि 3 वहां पे टुकड़ियां हैं, हो सकता है कोई टिकट का दावेदार बन जाए, या सबसे ज्यादा राजेश त्रिपाठी की चर्चा है। लेकिन चाहे भले वो राजेश त्रिपाठी का प्लस पॉइंट क्या है वोट लेने में आपके हिसाब से? देखिए सर, प्लस पॉइंट उनके पास बस यही है कि एक आधार है कि वो टिकट मिल सकता है उनको, चूँकि वो सत्ता पक्ष के वर्तमान विधायक हैं, और अब दावेदारी तो तमाम सारे लोग पेश कर सकते हैं, लेकिन प्रबल दावेदारी में वही है, मुख्य चेहरा वही है बीजेपी के लिए आज भी, वरना बीजेपी किसी और को भी बना सकती थी। और बीजेपी को चाहिए, देखिए, राजनीति किसी एक की नहीं है, राजनीति समय आने पे समय अनुसार, इसीलिए सत्ता परिवर्तन का नियम लाया गया है संविधान के अंतर्गत कि हर 5 साल पे कोई नया व्यक्ति चुनाव लड़ के आ सकता है। तो जनता का मूड है, कोई भी चुनाव लड़े, कोई भी दावेदारी पेश करे, लेकिन जीतता कोई एक है जिसको क्या हरिशंकर तिवारी और उनके परिवार को हराने का फायदा मिलता है राजेश त्रिपाठी जी को, या भाजपा का जो शीर्ष मंडल है वो ये देखता है कि जीतने के चांसेस क्या हैं? क्या लग रहा है काम? देखिए, अगर स्पष्ट तौर पे बात कहेंगे, इसमें मेरी भी राजनीतिक हानि है, चूँकि मैं भी एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, बहुत स्पष्ट तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि केवल 2 ही मुख्य काम हैं जो राजेश त्रिपाठी ने अपने जीवन में किए हैं। मैं जानता हूँ उनको, लगभग मेरी उम्र आज अभी 30 वर्ष है, और मैं लगभग 20 वर्ष से राजनीति को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हालाँकि तब मैं बहुत अबोध था, लेकिन चूँकि हमारा दरवाज़ा भी लोगों के लिए खुला रहता है, और बचपन से ही हमारे सारे लोग, हमारे परिवार के पुरखे लोग हमारे राजनीतिक रुचि रखते हैं, इसलिए हमको भी थोड़ी बहुत जानकारी है। तो राजेश त्रिपाठी के 2 मुख्य काम हैं। एक तो उन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि एक ऐतिहासिक आदमी को राजनीतिक पटखनी दी, श्रद्धेय स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी को, और दूसरा काम ये है कि मुक्ति पद बनवाने में उनका अच्छा सहयोग रहा है। तो ये 2 काम की वजह से वो चर्चा में है, बाकी उनके अंदर। अस्मिता चंद पार्टी छोड़ के क्यों गई? एक आम आदमी क्या देखिए, अस्मिता चंद, जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी के साथ लगा हुआ है और निरंतर कई वर्षों से, कई दशकों से, मैं कह सकता हूँ कि लगभग 1 दशक बीत गया, उन्होंने पार्टी को सींचा है, और बहुत सारी महिला मोर्चा की तमाम सारी सदस्यताओं को खड़ा किया उन्होंने बीजेपी के पक्ष में, वोट करवाया, वोट में भागीदारी रही। एक तरफा मैं ये कह सकता हूँ कि राजेश त्रिपाठी चिल्लू पार के व्यक्ति हैं, और वो धुरिया पार में इतना कमाल नहीं कर सकते थे। स्पष्ट बात यह है कि वहाँ के लोग इनके साथ थे, और कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण भी बहुत मायने रखता है। तो जिस परिवार से आती है, उस परिवार में राजेश त्रिपाठी से पहले भी कोई विधायक और मंत्री रह चुका है, ये बहुत बड़ा फायदा है। अस्मिता चंद केवल ऐसा कोई नाम थोड़ी है कि जो अचानक से आया, दावेदारी पेश किया और हो गया, ऐसा नहीं है। अगर बसपा उनके कंधे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही है, अगर उनको प्रत्याशी बना रही है, तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं उनकी समाज में सक्रियता मजबूत है, ये मान के चलिए आप। और मैं स्पष्ट भी बता रहा हूँ कि राजेश त्रिपाठी को अगर पार्टी टिकट नहीं देती है बीजेपी, तो हो सकता है कि बीजेपी भी इस फाइट में आए, इसीलिए त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अगर आम जनमानस से पूछा जाए, क्योंकि यहाँ से लेके कछारांचल यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से आप किसी भी गांव, किसी भी चौराहे पे जाएंगे, तो अगर 10 लोग आपको मिलेंगे, तो उसमें से 7 लोग आज के डेट में वर्तमान विधायक जी की बुराई करते मिलेंगे। हो सकता है ऑन कैमरा ना कहें, बैक कैमरा कहें, लेकिन हम लोग इसलिए स्पष्टवादी आदमी हैं, हम लोगों को किसी से ऐसा कोई गुरेज नहीं है, ना उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, उनसे आदर सम्मान। चाचा जी हमारे, हम भी उनको भी चाचा जी कहते हैं, विनय शंकर तिवारी को भी कहते हैं। आदरणीय अस्मिता चंद जी आएंगे, उनको भी मैं दीदी चाची जो कह पाऊंगा वो कहूँगा, जो कि हमारे क्षेत्र की नेत्री हैं।
तो किसी से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हम जनता हैं और आम जनमानस को काम पसंद है, काम चाहिए हमको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हम ना राजनीतिक समीकरण जानना चाहते हैं या कौन जीतता है कौन हारता है, कोई भी जीते जिसको हम चूज़ कर रहे हैं, अगर वो जीते तो शायद हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे, हम बस यही चाहते हैं। और किसी भी नेता से, चाहे वो प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो या विधायक सांसद कोई भी हो। एक सवाल मेरे मन में अभी भी आ रहा है, क्योंकि आप राजनीति की अच्छी पकड़ रखते हैं और जितने भी चिल्लू पार के लोग, बड़हलगंज के लोग या गोरखपुर के लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें यकीनन कुछ बातें हैं जो बतानी जरूरी है। पहली बात, 8 प्रत्याशियों के नाम कहीं ना कहीं आ रहे हैं, चाहे उसमें आप बीजेपी की तरफ से ले लीजिए, चाहे कांग्रेस की तरफ से ले लीजिए, चाहे तमाम पार्टियां भी, कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आजाद समाज पार्टी है, बसपा की तरफ से हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं, बीजेपी की तरफ से हैं, सपा की तरफ से। मुझे तकरीबन अभी पता है कि 8 प्रत्याशी हैं। लेकिन क्या वाकई में 3 त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार है? और आम जनता के यहाँ के क्या मुद्दे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी तक ऐसे क्या कौन से मुद्दे हैं इस बार 2027 में जो अहम मुद्दा बनने वाला है? क्लियर। देखिए सर, मैं बड़हलगंज क्षेत्र से आता हूँ। एक सबसे गंभीर मुद्दा बताऊँ, ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH-29 का रास्ता है और ये इस पे हम कहेंगे कि कर्मभूमि जाने का रास्ता है विधायक जी के। परमानेंट उनके लगभग 10 गाड़ियाँ इधर से रोज गुजरती हैं, उनके जानने वाले लोग रोज गुजरते हैं। और स्थिति ये भयावह है कि पिछले 8 साल से लोग यहाँ, अगर रोड पे अगर कोई चाहे पटरी व्यवसायी यहाँ ठेला लगा ले तो 1 साल के अंदर वो अस्थमा का मरीज हो जाएगा, हो सकता है 2 साल में वो मर जाए। ये स्थिति है इस सड़क की। तो लोग क्यों वोट देंगे आप बताइए? लोग क्यों, जनता कोई भी व्यक्ति किसी नेता को क्यों चुनती है? उसको क्या चाहिए? हमको हम आपराधिक व्यक्ति तो है नहीं कि हमको राजनीतिक संरक्षण चाहिए। हमको क्या चाहिए विधायक जी से? हम अगर उनके वोटर, हम उनके कोर वोटर हैं, हम उनको क्यों वोट देते हैं? या हम किसी को भी क्यों चुनेंगे? हम विनय शंकर तिवारी जी को क्यों चुनेंगे अगर वो मेरा काम नहीं करेंगे? जनता की जो काम है, मान लीजिए, अब एक सबसे बड़ी बात है, लोग अभी कहेंगे कि अगर आप कहते हैं कि मैं एक तरफा हो गया, मैं विनय शंकर तिवारी की तरफ हूँ, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, या फिर मैं अस्मिता चंद जी की तरफ हूँ, तो जाहिर सी बात है, अभी परिवार का मुखिया कौन है? हमारे विधायक जी हैं। तो सबसे ज़्यादा उंगली किस पे उठेगी? हमारे विधायक जी पे, क्योंकि वो सत्ता के अधीन है और उनकी सरकार है अभी। वो जो कुछ चाहते हैं वो कलम डुला के एक क्या कहते हैं, माफिया को बचा सकते हैं। वो कलम डुला के किसी को भी संरक्षण दे सकते हैं। तो ये सब काम करना कितना आसान है? या तो फिर ये हमको ये, या फिर ये मान लें कि या फिर उनका कुछ ना कुछ इसमें स्वार्थ छुपा हुआ है। वो चुनाव के दिन कराएंगे ताकि लोग आसानी से जाके वोट दे पाए, तो जनता भूलती थोड़ी है। आपके बगल में कचरांचल है और कचरांचल में फिर से बाढ़ आ रही है। तकरीबन 7 से ज्यादा गांव अभी भी डूबे वाली स्थिति में हैं। क्यों बाढ़ वाली स्थिति पे काबू नहीं हो पाता? हर बार कचरांचल डूब जाता है, गोरखपुर का वो क्षेत्र डूब जाता है और खबर आती है कि गोरखपुर में बाढ़ आ गई है। क्या क्या? देखिए सर, मुद्दा मर जाएगा ना, लोगों का मुद्दा मर जाएगा। अगर हम इस सड़क का काम करवा देंगे तो गाली कौन सुनेगा आप बताइए? हमको चर्चा में बने रहना है, तो हम कहीं ना कहीं काम बनाएंगे, कहीं ना कहीं काम बिगाड़ेंगे। इसीलिए लोग चर्चा में बने रहते हैं। कचरांचल का चीज़ ये है, हमको लग रहा है कि अभी तक आने वाले 10 विधायक उस पर काम कर चुके हैं, कोई सफल क्यों नहीं हुआ? यही रीज़न है, क्योंकि कोई करना ही नहीं चाहता है। किसी की सरकार नहीं है, कोई दबाव में है, किसी को उससे पैसा अर्जित करना है, किसी को अपना व्यक्ति को उसमें ठेका दिलवा देना है। ये सारे मुद्दे हैं, इसी की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर कचरांचल पे काम हो और वाकई में कोई नेता ऐसा चाहता हो कि वो बाढ़ग्रस्त इलाका ना घोषित हो और उसको बाढ़ से बचाया जाए, तो निश्चित तौर पे काम होगा। तो क्या नहीं हो सकता है? चीन की दीवार बन सकती है यहाँ पे, और यहाँ बात नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और निश्चित तौर पे वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए कि हम किसको वोट कर रहे हैं। हम इस बार लोगों को बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग, हमको लग रहा है कि हम जैसे लोग त्रस्त हैं, तो आम जनमानस जो सड़क पे अपनी जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं, तो वो लोग बहुत बुरी तरीके से। अंतिम सवाल ले लेते हैं। 2027 चुनाव नजदीक है, क्या इस बार बदलाव होगा आपके हिसाब से? आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, स्पष्ट रूप से बताऊं, मैं तो वोट बदलाव को दूंगा। मैं वोट बदलाव को दूंगा और बाकी लोग भी मेरे हिसाब से, जिसको मैं जागरूक कर पाऊंगा, जिस तक मेरी बातें आपके द्वारा पहुंच पाएंगी, वो लोग भी अगर मेरी बातों को सुनेंगे, इस पे विचार करेंगे, तो बस 2 ही तर्क है मेरे कि किस लिए आप वोट देते हैं, आपको क्या चाहिए नेता से। अगर आपका नेता जिसको आप वोट दे रहे हैं वो काम करने में सक्षम है, तो निश्चित तौर पर आप उसको चुनिए जिसको आप चाहते हैं। वरना आप उसको चुनिए जो आपका काम करा सकता है, उसके अंदर ये कुवत हो कि वो आपकी बातों को ऊंचे स्तर पर पहुंचा सकता है, आपके काम को आसानी से कर सकता है, आपका कोई भी समस्या का निराकरण कर सकता है, तो आप उसको चुनिए। स्पष्ट बात है। बहुत युवा थे जिनसे हमने बात की और बातचीत के दरमियान ये समझने की कोशिश की कि चिल्लू पार की आंतरिक राजनीति किस तरीके से चल रही है। हालांकि हमने हर एक विषय पे आपसे इनसे स्पष्ट बातचीत की, लेकिन मैंने शुरू में कहा ये चिल्लू पार है, यहाँ पे कौन करेगा चिल, कौन होगा पार, ये देखने वाली बात होगी। आप लिखिएगा जरूर चिल्लू पार की राजनीति को आप किस तरीके से समझ रहे हैं। क्या वाकई में यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है या आपकी सोच कुछ दूसरी है? लिखिएगा जरूर। कैमरे के पीछे अजय हैं और आप न्यूज़ 10 तक देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।